वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्लोथिंग का लास्ट पार्ट यानी वस्त्र का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। चाहे वो किसी इन्वेंटर का नाम पूछ लेगा, किसने कौन से क्लोथ का फाइबर इन्वेंट किया उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर किस राज्य में कौन सा पावर लूम है, समथिंग एल्स ऐसा करके पूछ लेगा। तो ये वाली वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल वीडियो बनाने में भले ही टाइम लगता है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड बाइलिंगुअल वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत होती है उनको भी जो इंग्लिश मीडियम में है और उनको भी जो हिंदी मीडियम में है। बट मेरा पूरा ट्राई यही रहता है कि मैं बाइलिंगुअल वीडियो दूं। और थोड़ी हेल्थ में इशू चल रहा है, इस चक्कर में देरी हो जा रही है, बट मैं चाहता हूं कि आपका कंटेंट पूरा चलता रहे टाइम टू टाइम, और मैं उसकी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं हैंडलूम एंड पावरलूम। लेकिन इससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। हैंडलूम एंड पावरलूम ये आपके सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट मैंशनड है और इससे क्वेश्चन 100% आना है, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही। साथ ही साथ हम बहुत सारे फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस से कनेक्टेड और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं इनको। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, होते क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे और फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर लेना है ताकि उसको आप देखते रहे और याद करना। हो सकता है तो अपनी कॉपी में बना लेना और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए फ्लो चार्ट बनाए गए हैं, ठीक है। हथकरघा और पावरलूम, हैंडलूम एंड पावरलूम, इसके बारे में तो हमारे सिलेबस में मैंशनड है। एक चीज़ और बता दूं, लोग हथकरघा और पावरलूम यानी हैंडलूम और पावरलूम को बहुत बड़ा हुआ समझते हैं कि पता नहीं क्या है ये। बट मैं बताऊं, दीज ऑल वर्ड्स आर सिमिलर। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों सिमिलर वर्ड ही हैं। बस इसमें छोटा सा अंतर ये आ जाता है कि हथकरघा होता है जब हम हाथ से कपड़े की बुनाई या कताई करते हैं, और पावरलूम क्या होता है जब हम किसी पावर के थ्रू, नाम से पता चल रहा है ना पावर, बिजली या किसी कोयले या फिर जल शक्ति, किसी शक्ति के थ्रू या मशीन के थ्रू जब हम कपड़े तैयार करते हैं, कताई बुनाई करते हैं, वेविंग करते हैं, वीविंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर लूम कह देते हैं। बस इसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हथकरघा में छोटे लेवल पर काम होता है, ट्रेडिशनल ये टाइप है, और ये मॉडर्न टाइप है। पावर लूम मॉडर्न है, हथकरघा ट्रेडिशनल है। और हथकरघा पुराने समय में छोटे छोटे गांव वगैरह में ज़्यादा होता था, और इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। मतलब कर भी सकते थे पहले लोग, बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होता जितने बड़े लेवल पे पावर लूम करता है प्रोडक्शन। खैर, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं गाइज, मैं पहले बता दूं कि मैं पहले प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे को बताऊंगा अच्छे से, उसके बाद हथकरघा और पावर लूम। तो पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मिस मत कीजिएगा। बोर कहीं आप सोचो कि नहीं कुछ कंटेंट नहीं है और चलो स्किप करते रहते हैं, कुछ स्किप मत करना, सब इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इसको पढ़ने के बाद कोई पेपर सॉल्व करके देख लेना, 100% कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। नेचुरल फाइबर, इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर होता क्या है? नेचुरल फाइबर इज अ टर्म यूज टू रिफर द फाइबर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम और प्रोड्यूस बाय एनिमल एंड प्लांट्स और जियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर होता क्या है? जो कृषि कार्य द्वारा या उगाते हैं जब किसी चीज़ को, या आपके पशुओं द्वारा प्राप्त उनके बाल या फाइबर से हम जो रेशे बनाते हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो या तो हमें पेड़ पौधों से मिल जाते हैं वो, प्लांट्स वगैरह से, या फिर एनिमल्स के बाल वगैरह से मिल जाते हैं। तो दो टाइप के होते हैं बेसिकली मेजर नेचुरल फाइबर्स। आई होप ये इजी सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट करो। अब फ्लो चार्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फाइबर होते हैं, किस किस टाइप के। तो लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मैन मेड फाइबर एंड नेचुरल फाइबर, जिसमें से कुछ के एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पहले नेचुरल के भी दो टाइप है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। इसके अलावा आपके जो धातु होते हैं, मटेरियलिस्टिक फाइबर भी होते हैं, जैसे सोना, चांदी, इन सब से भी फाइबर बनते हैं, ठीक है। खैर, प्लांट में आ जाता है आपका कॉटन, फ्लैक्स और जूट। यहाँ जो फ्लैक्स है उससे लिनन बनता है, ये आपको पता होगा। और वुल और सिल्क ये एनिमल से आता है। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें सेल्यूलोज होता है। प्लांट्स के जो फाइबर होते हैं इनमें सेल्यूलोज होता है, और एनिमल के फाइबर में प्रोटीन होता है। याद रहे, ये चीज़ पेपर में पूछ सकता है कि फ्लैक्स में क्या क्या है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, समथिंग को, तो वहाँ पे आपको सेल्यूलोज पे टिक करना है। और एनिमल फाइबर में आपको प्रोटीन पे टिक करना है, ध्यान रहे।
और यहाँ पे मैन मेड फाइबर में नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ईटीसी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रीट के पेपर में कि पहला नायलॉन प्रॉपर तरीके से किसने बनाया था, सिंथेटिक फाइबर पहला किसने बनाया था, उसका नाम पूछा गया था। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है अब हमारे पेपर में पॉलिस्टर किसने बनाया था पहला ढंग से पूरा, उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसका नाम मैंने मेंशन किया आगे। अब ये तो हुई इंग्लिश वालों के लिए फ्लो चार्ट, हिंदी वाले भी अपने लिए फ्लो चार्ट देख लो। देखो सबके लिए बाइलिंगुअल लेकर चलते हैं तो अपना भी अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट हमको देते रहेगा। मेहनत लगती है, वाकई में लगती है स्लाइड बनाने में, इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बट मैंने बोला है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप भी अपना बेस्ट दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कह लीजिए या फिर एक तरीके से कि आई एम नॉट वांटिंग एनीथिंग बट योर सपोर्ट, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशे में वनस्पति जो मैंने पीछे पढ़ाया, पेड़ पौधों से मिलता है, कपास, लीनन, जूट, हेम्प, हेम्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानत तो मतलब जो जंतुओं से मिलते हैं, रेशम, ऊट, धात्विक मटेरियलिस्टिक का मैंने बताया था, एस्बेस्टस, जरीदार साड़ियाँ सुनिए ना, जरीदार साड़ियाँ, वो सोना चांदी इन सबसे बनी होती है थोड़ी थोड़ी उनके रेशों से। कृत्रिम रेशे, मानकीकृत रेशे यानी रेयॉन, और रासायनिक रेशे, मानकीकृत यानी जो मशीनलाइज कह सकते हैं इसको, रेयॉन उनसे बनता है। और नायलॉन रेशे जो ये रासायनिक केमिकल्स से बनाए जाते हैं रेशे, ठीक है। और मिश्रित रेशे मतलब जब दो फाइबर्स को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कपास, सबसे पहले अब प्राकृतिक रेशे में कपास को डिस्कस करेंगे। अभी हमने हाल में ही देखा है, हम अब वनस्पति वाले इस वाले सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। कपास, ये उसका मैंने पौधे को पहले मेंशन कर दिया है, छोटा सा है, देख सकते हो, आपने देखा भी होगा। कॉटन दिख रही है ना आपको, इसी को कपास कहते हैं, इससे सूती कपड़ा बनता है, ठीक है। संसार में इनकी दो किस्म पाई जाती है। पहली को देसी कपास यानी गास्पियाम आर्बोरियम, और दूसरी और गा हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। और दूसरी को अमेरिकन कपास यानी गा हिर्स्टूम और बर्वेडेंस के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, पुराने इतिहास के टाइम पे अगर आपने 12वीं क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा तो ब्रिटेन जो था वो अमेरिका से कपास लेता था। जब वहाँ पे गृह युद्ध होने लग गया तो उन्होंने वहाँ से स्विच करके इंडिया से कपास लेना शुरू किया था। तो आपको चीज़ें हिस्ट्री से भी कनेक्टेड मिल रही हैं, ठीक है। कपास से रुई तैयार की जाती है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड यानी कपास। कपास यानी कॉटन में मुख्य रूप से सेल्यूलोज होता है। मैं सेल्यूलोज के बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ, प्रोटीन के बारे में पता है। सेल्यूलोज एक तरीके से प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो प्लांट्स जो सेल वॉल्स होती है या कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सभी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्यूलोज, बिकॉज जैसे हमारे अंदर एक कंकाल है, स्केलेटन है, तो सेल्यूलोज स्केलेटन कहलाता है प्लांट्स का, वो उनको सीधे खड़े होने में रहने में मदद करता है सेल्यूलोज, ठीक है। जब सेल्यूलोज की कमी हो जाती है तो पौधे झुक वगैरह जाते हैं और गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो खैर सेल्यूलोज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कपास के फल बाल्स कहलाते हैं, बाल्स कहते हैं कपास के फल को। फल के अंदर बीज व कपास होता है, इन फलों के अंदर ही बीज और कपास होता है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है और भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में होता है। ध्यान रहे, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है, ठीक है। लीनन, लीनन यानी फ्लैक्स के पौधे से बनता, फ्लैक्स के पौधे से निकलता है। ये रहा फ्लैक्स का पौधा, बड़ा सुंदर है। इन सबको हमने, मैं जूम कर देता हूँ, आपने इनको देखा भी होगा, हमने इसको देखा है। मैंने भी इसको जब मैं स्लाइड बना रहा था पहली बार देखा तो मैंने बोला अरे ये तो पौधा मैं पहले देख चुका हूँ। तो ये हम लोग अक्सर देखते रहते हैं और कपास से ऐसा करके कपड़ा बनता है। ये बेटर देन कॉटन, कॉटन से बेटर होता है। ये मेहनत लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर होता है, गर्मी बहुत अच्छी से ऑब्जॉर्व करता है, बहुत बेटर होता है लीनन, ठीक है। और लीनन भी बहुत पुराने समय का है। मिस्र वगैरह के लोग, ठीक है, मिस्र वगैरह के जो लोग थे, इजिप्ट वगैरह के, वहाँ के लोग लीनन के कपड़े का यूज़ करते थे। बहुत सारे लीनन के कपड़े का कुछ चीज़ें भी मिली है। एक डेड सी के पास लीनन का कपड़ा मिला था, ठीक है। लीनन एक प्राकृतिक रेशा है जो सन के पौधे से, इसको देखो अलग अलग टाइप से भी जाना जाता है। जो सन फ्लैक्स भी कहते हैं, फ्लैक्स के पौधा कह लो या सन के पौधे, लीनम यूजीटेटिसिमम, यूजीटेटिसिमम ये इसका साइंटिफिक नेम है कि रेशे फाइबर से, या फ्लैक्स हिंदी में अलसी या तीसी के पौधे से बनता है। आप इसको सन का पौधा कह लो, आप इसको लीनम यूजीटेटिसिमम कह लो, या फिर आप इसको फ्लैक्स कह लो, या फिर आप इसको अलसी या तीसी कह लो, डजेंट मैटर, सब चीज़ें सेम है। इन सबसे लीनन ही बनता है, ठीक है। लीनन में 70% तक सेल्यूलोज होता है, लीनन में 70% सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका की मुद्रा, जो अमेरिका का जो करेंसी है डॉलर, उसमें 25% लीनन और 75% कॉटन बनता है, उनका नोट जो बनता है उसी से बनता है।
मेजर फ्लैक्स सीड ग्रोन बाय द स्टेट इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पे लीनन होता है, अपने राजस्थान में भी होता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना ईटीसी। ये मेजर है, राजस्थान को याद रखना, यहाँ पे भी लीनन होता है। हेम्प, हेम्प एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा होता है, एक इंपॉर्टेंट फाइबर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होता है। मैं अगर सजेस्ट करूं कि सबसे बेस्ट फाइबर कौन सा है प्राकृतिक में हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, तो वो हेम्प ही है, बिकॉज ये हमारे इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पौधा होता है, वो जो अपना गांजे का पौधा होता है, मारीजुआना होता है, जो उससे मिलता जुलता होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी पिक्चर देख के, भाई हेम्प क्या है और गांजे का पौधा मारीजुआना क्या है। तो मैं इसका पौधा दिखा दूं, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, ये 4-4 फीट ऊपर तक होते हैं ये, ठीक है, हेम्प के पौधे। और इससे जो है काफ़ी अच्छा अच्छा कपड़ा बनता है, और इसका धागा भी काफ़ी मजबूत टाइप का ही होता है, रोप भी बनाई जाती है इससे, रस्सी भी बनती है इससे, ठीक है। और इसके अलावा इसके मल्टी यूज़ भी होता है, बिल्डिंग में सामान वामान बनाने के लिए, ठीक है। और इनसे दवाई वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए भी हेम्प के पौधे का प्रयोग होता है। तो ये अगर कोई पूछ ले ना पेपर में कि मल्टीटास्किंग पौधा कौन सा है, मतलब जिससे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, तो वो हेम्प ही है, ठीक है। ये ऐसा पौधा दिखता है, इसका ध्यान से देख लो। अब इसके अलावा देखो सेकंड, इससे कैसे कैसे कपड़े बनते हैं, इस प्रकार के कपड़े बन जाते हैं हेम्प से, ऐसे करके थोड़े थोड़े बोड़े। ये जूट की तरह दिख रहा है, लेकिन जूट नहीं है, याद रखना, जूट के भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं, यानी पटसन जो होता है अपना, उसका भी कुछ ऐसे ही दिखता है, बट इसकी भी रस्सियाँ बनती है, रस्सियाँ मेनली इसकी मजबूत होती है, ठीक है। अब इसका देखो मल्टीटास्क होता है, देखो वीड जो वो अपने जो होता है मारीजुआना, वो भी ऐसे ही दिखता है, लेकिन ये हेम्प के पत्तियां हैं। अब इससे देखो क्या क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, टेक्सटाइल यानी कपड़े बन सकते हैं, मूवेबल प्लास्टिक्स बन सकती हैं, ठीक है, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन में खास काम आता है ये, लाइफ स्टॉक फीड और लाइफ स्टॉक बीडिंग, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इसेंशियल ऑयल भी बनते हैं इससे, मेडिसिन भी बनते हैं, और फूड भी इसके रूप में भी काम आता है। तो ये मल्टीटास्किंग एक तरीके का प्लांट हो गया, पौधा हो गया, ठीक है। हैम्प और मारीजुआना, मैं इसमें डिफरेंस भी बताना चाहता था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहता था, बिकॉज हमारे सिलेबस से इतना रिलेटेड नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। देखो कंफ्यूज आता है, ये जो हैम्प होता है ये ज़्यादातर कंट्री में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मारीजुआना क्योंकि ये गांजे का पौधा है, इसको ज़्यादातर कंट्री में बैन कर रखा है, ठीक है। और ये मेडिसिन इसकी बनती है, जो नशीली होती है, इसकी मेडिसिन हेल्थ के लिए थोड़ी अच्छी मानी जा सकती है, ठीक है। ऊन, ऊन या फिर वूल के बारे में कौन नहीं जानता, ऊन के बारे में हम सब जानते हैं, जिसके हम स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था ऊनी कपड़ों के बारे में। ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जो भेड़, ऊंट या खरगोशों से के बाल से प्राप्त किया जाता है, हम सब जानते हैं। और आई होप मैं समझता हूँ कि इसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊंट याक भेड़ इन सब के बारे में आप जानती हो इंग्लिश में भी। ऊन में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, ऊन में प्रोटीन होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो फाइबर हमें एनिमल्स वगैरह से मिलते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, जो फाइबर हमें प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है। तो ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कॉपी में। सबसे बेहतर किस्म के ऊन ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से मिलता है, ठीक है। मेरिनो भेड़ जो होती है, उससे सबसे बेहतर किस्म का ऊन मिलता है। कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है मेरिनो भेड़, सबने देखी है ऐसी भेड़ पिक्चर वगैरह में। और ये ऊन का प्रकार है, देखो पहले रॉ यानी कच्चा ऊन, फिर उसको वॉश कर दिया, फिर वॉश करने के बाद कैरेडेड वूल, उसको और साफ़ कर दिया, और फिर उसके बाद ये ऊन बन गया, यार्न बन गया, यानी ऊनी धागा बन गया, जिससे मम्मियाँ लोग सर्दियों में सिलाई करती हैं, ठीक है। रेशम, सिल्क, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम प्रोटीन से बनता है, ये हमको सबको पता है। प्रोटीन उनका जो लार होती है, सलाइवा कह सकते हैं, जो उनके थूक कह लो देसी भाषा में, जब वो निकालते हैं तो उससे ये उनमें प्रोटीन होता है, जिससे की वजह से ये रेशम सिल्क बन पाता है। इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा अभी। और सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के उत्पादन को। रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म की उम्र 2 से 3 दिन की होती है, और इतने दिन में वो 300 से 400 अंडे देते हैं। और ये 300 से 400 अंडे जब फूटते हैं, तो हर कोई सिल्क वॉर्म बनाता है। जो सिल्क वॉर्म होता है वो कोकून बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं फिर, एक कोकून में वो कोकून बनाते हैं अपने आसपास, शहतूत की पत्तियां खाते खाते कोकून बना लेते हैं, बहुत सारा कोकून बनाते रहते हैं। उनके मुंह से जो स्लाइवा या उनका लार जो होता है वो गिरते रहता है, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से कोकून बना लेते हैं अपने आसपास। धागे के आकार की आकृति बना लेते हैं गोल गोल, और फिर जब हवाएं चलती हैं तो वो लपेट जाते हैं आपस में, और इससे क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है। एक कोकून से 500 से 1300 मीटर लंबा रेशम का धागा तैयार मिलता है, यानी मिल सकता है, ठीक है। अब कोकून के जो रेशम के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, शहतूत के पत्तों पे खास करके मिलते हैं, ठीक है।
और कोकून ऐसे देखने को मिलता है। अब कोकून को जब वो कोकून ना रेशम के कीड़े अपने लिए बनाते हैं, खुद के लिए घर के रूप में बनाते हैं, लेकिन जब हमको रेशम चाहिए होता है तो हम उनको गर्म पानी में डाल देते हैं कोकून को, जिससे वो रेशम का कीड़ा अंदर से मर जाता है, ठीक है, और हमें रेशम मिल जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके का रेशम हमें प्राप्त होता है, इस तरीके की सिल्क हमें प्राप्त होती है, और ये बहुत ज़्यादा नरम होती है। इसको हम ज़्यादा हॉट वाटर में नहीं डाल सकते वरना उससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए सिल्क काफ़ी महंगा भी होता है। और चीन ने इसके बारे में बताया था, चीन से पता चला, इसीलिए रेशम मार्ग के बारे में आपने सुना होगा, सिल्क रूट, ठीक है। चीन से जापान गया था इसकी नॉलेज, फिर जापान से पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि चीन ने हमेशा छुपाया है चीज़ों को, और ये सिल्क की नॉलेज भी उसने छुपाई थी, बट जापान ने पता लगा ली थी, ठीक है। खैर, सिंथेटिक फाइबर्स या मानव निर्मित रेशे, अब मानव निर्मित रेशों के बारे में मैंने बताया था, पॉलिस्टर, नायलॉन मेन यही है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला सिंथेटिक फाइबर विस्कॉस था, जो 1894 में बनाया, पहला सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे पहला सिंथेटिक फाइबर बोला है। अगर पूछे कि पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर यानी पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर यानी रेशा कब बनाया गया, तो वो था नायलॉन, पहला सिंथेटिक फाइबर। इसको ढंग से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इन द फुल्ली सिंथेटिक सेंस ऑफ द टर्म, मतलब जो पहला था पॉइंट, पहला सिंथेटिक फाइबर विस्कॉस था, ये सिर्फ पहला सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर यानी फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो था वो हमारा पहला नायलॉन ही था, जिसको डेवलप किया था वॉलेस कोरेस कैरो कैरोथर्स कैरोस कैरोथर्स ने किया था इसको डेवलप, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, देख लेना पेपर। ये अमेरिकन रिसर्चर था और डू पॉइंट के लिए काम करता था। डू पॉइंट एक बहुत बड़ी कंपनी है, और डेवलप करते कपड़े वगैरह, खास करके आर्टिफिशियल कपड़े जो अपने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे, ठीक है। टुगे टुगेदर विद जेम्स, अब ये इंपॉर्टेंट है पॉलिस्टर के लिए, टुगेदर विद जेम्स टेनेंट डिक्सन Weinfeld investigated polyester and produced and patented the first polyester fiber in 1941। पहला पॉलिस्टर फाइबर किस, नाम नहीं बताया बहुत लोगों ने, मैं नाम बता रहा हूँ, जेम्स टेंटन डिक्सन और वाइनफील्ड, इन दोनों ने मिलकर पहला पॉलिस्टर फाइबर तैयार किया था 1941 में, विच दे नेम टेरोलिन, जिसको इन्होंने नाम दिया टेरोलिन या डार्कोन। डार्कोन या टेरोलिन, इन्होंने पहला जो पॉलिस्टर फाइबर था उसको नाम दिया। और ये किसके अंडर थी, किस कंपनी के अंडर काम करते थे ये, इस कंपनी के डूपॉन्ट, ठीक है, ध्यान रखना 1941 पहला कौन सा था पॉलिस्टर, टेरोलिन, जिसको नाम दिया टेरोलिन, इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। और मेरे को ऐसा गट फीलिंग है कि इस बार 100% इनका नाम पूछा जाएगा, क्योंकि पहले इसका वॉलेस का नाम पूछ चुके हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मेनली पेट्रो पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, यानी केमिकल वगैरह से बनाए जाते हैं, खास करके नायलॉन और अपने पॉलिस्टर। हमने जब प्राकृतिक या नेचुरल फाइबर सुना था तो वो तो पेड़ पौधों से बन जाते हैं, बट ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा पूरा नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर पूरा ख़त्म हो चुका है, मेन चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। अब कुछ और जूट के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। जो जूट होता है उसके बोरे वगैरह बनते हैं, ये तो आप जानती हो, खैर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं कुछ। अब इतने टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारे मेन नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को कवर कर दिया पूरा, इसको आप अच्छे से नोट्स बना के लिख सकते हो। अब मैं बताता हूँ हैंडलूम और पावरलूम के बारे में, अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से देखना ध्यान से। मैंने हैंडलूम और पावरलूम बताने के लिए हैंडलूम को बताने के लिए गांधी जी का चित्र लगाया है। गांधी जी का चित्र क्यों लगाया, क्योंकि ये हैंडलूम को दिखा रहा है। इसके साथ साथ मैंने एक टाइटल लिखा है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। यहाँ से हमारा जो हथकरघा था यानी हैंडलूम था, उसको एक उछाल देने के लिए गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1990 में, तो उसके बाद गांधी जी भी गुस्सा थे अंग्रेज़ों से, और उन्होंने उनका विरोध करने का एक रास्ता निकाला कि अंग्रेज़ों की चीज़ों का बहिष्कार कर दो, क्योंकि अंग्रेज़ लोग हमारे यहाँ से कच्चा माल ले आते थे और हम ही लाकर वापस महंगा महंगा बेचते थे। तो गांधी जी ने इनका तोड़ निकालने के लिए काम किया कि भाई जो तुम्हारे पास चरखा है, जो उसको चलाते हुए अपना वस्त्र कातो या वस्त्र बुनो,
उसकी वेविंग करो और अपने लिए खुद वस्त्र बनाओ, सूती वस्त्र, कॉटन के वस्त्र खुद बनाओ। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत ही हथकरघा को यानी हैंडलूम को बढ़ावा दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग, इसीलिए मैंने ये पिक्चर लगाई है, ठीक है। हैंडलूम, हथकरघा। हैंडलूम का मतलब क्या होता है? जिसको हम हाथ से कताई करते हैं कपड़े की, फाइबर की, वो हैंडलूम होता है। और जब हम किसी पावर के थ्रू करते हैं यानी बिजली वगैरह के साथ करते हैं तो वो पावर लूम हो गया। नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है। हाथ से कताई बुनाई करके कपड़े बनाना हथकरघा कहलाता है। जब हम हाथ से कताई बुनाई करते हैं तो वो हथकरघा कहलाता है। बुनाई वीविंग के प्रोसेस में धागे को दो दिशाओं में यूज किया जाता है। याद रखें, जब भी हम हथकरघा या हैंडलूम यूज करते हैं तो हम इसको दो दिशाओं में यूज करते हैं, दो डायरेक्शन में यूज करते हैं धागों को। एक डायरेक्शन होते हैं लंबवत, वर्टिकल, यानी इस तरीके की। ये लेडी वर्टिकल काम कर रही है। और सॉरी, एक होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, या ये हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हैं लिटाकर, ठीक है। तो ये हैंडलूम के दो टाइप हैं, इस दो दिशाएं, दो डायरेक्शन है। इसको पूछ सकता है पेपर में, मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। एक लाइन पढ़ लेते हैं पहले। हथकरघा उद्योग हैंडलूम इंडस्ट्री से देश में लगभग 30% वस्त्र का उत्पादन होता है। 30% जो कपड़े हैं देश में, हमारे भारत में, वो हैंडलूम से बनते हैं। बड़ी दुख की बात है, हैंडलूम हमारी जो ट्रेडिशन रहा है हैंडलूम, लेकिन आजकल ये खोता जा रहा है और इनके जो मजदूर हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। अब एक नेक्स्ट टाइटल है, हैंडलूम इंडस्ट्री को सपोर्ट एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, यानी क्या क्या काम किए जा चुके हैं हैंडलूम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। आज़ादी के बाद अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड या फिर हैंडीक्राफ्ट बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई, ताकि हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम को ऊपर उठाया जा सके। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट या एक्ट है, 1985 में संसद ने हथकरघा अधिनियम हैंडलूम एक्ट को पारित किया, हथकरघा मजदूरों या हथकरघा कारीगरों की मदद करने के लिए, ठीक है। 2 अक्टूबर 2005 को यानी गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना को चलाया गया। इसको इसी नाम से याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, ठीक है। 3 नवंबर 2005 को बुनकरों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ बीमा प्लान या पॉलिसी चलाई गई। इसके तहत जितने भी बीमारियां थी उनको लिस्टेड किया गया कि भाई ये बीमारी होती है तो इनको छूट मिलेगी, मतलब इलाज मुफ्त वगैरह समथिंग इसी में था। किसके लिए? बुनकरों के लिए, वीवर्स के लिए। 28 जून 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हैंडलूम वर्कर को नई पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क चलाया, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और उनको नई पहचान देने के लिए हैंडलूम वर्कर्स को, उनके लिए एक हैंडलूम मार्क चलाया। ये हैंडलूम मार्क कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देख लो मैं दिखा देता हूँ। ये जो इंडिया और हैंडलूम के बीच में बना है ना, ये वाला मार्क, ये वाला, ये अपना हैंडलूम मार्क है, ठीक है। 4 लाइन इधर और 4 लाइन इधर, 8 लाइन, ठीक है। अंदर वाला ये हैंडलूम मार्क है, इसको ध्यान से देखना। पावरलूम, पावरलूम के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, खत्म करेंगे मजे से, अपना नेक्स्ट टॉपिक आवाज पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अ लूम ओरिएंटेड बाय मशीनिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर कॉल्ड पावर लूम। मशीन और बिजली द्वारा संचालित लूम को पावर लूम कहते हैं, जो मशीन और बिजली से चलता है, सिंपल। द फर्स्ट पावर लूम वॉज डिजाइन इन 1784। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आया नहीं है पेपर में, आ सकता है। द फर्स्ट पावर लूम वॉज डिजाइन इन 1784, पहली बार 1784 में एडमंड कार्टवराइट ने इसको डिज़ाइन किया था। एंड उसके बाद इसको पहली बार बनाया 1785 में। बाद में इसको परफेक्ट किसने किया? हॉररॉक्स विलियम हॉररॉक्स ने इसको परफेक्ट किया, परफेक्टराइज किया, अच्छे से बनाया। लेकिन नाम हम एडमंड कार्टवराइट का याद रखेंगे। 1784 में इन्होंने डिज़ाइन बनाया और इसको बना कब दिया, अच्छे से बिल्ड कब कर दिया? 1785, एक साल बाद, ठीक है। ये था उनका जो मशीन थी, पहली पावर लूम, ठीक है। इसके अलावा जो पावर लूम होते हैं वैसे दिखते हैं, इसके अलावा और बड़े भी हो सकते हैं, इनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, ठीक है। इंडिया का 60 से 65%, अब तो बढ़ भी रहा है, तो 60 से 70 मान सकते हैं परसेंट तक कपड़ा जो होता है वो पावर लूम से बनता है, ठीक है। देश में 60 से 62% कपड़ों का उत्पादन या इससे ज़्यादा भी पावर लूम से ही होता है। देश में 21.58 लाख पावर लूम है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये थोड़े पुराने आंकड़े हैं। अगर नए आंकड़ों पर नज़र डालें तो पावर लूम्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। बट ये एक बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में ये दिया है तो इसको हम याद रखेंगे, बट इनकी संख्या और बढ़ रही है, ठीक है। मेजर पावर लूम्स ऑफ इंडिया, मेजर पावर लूम्स ऑफ इंडिया को देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का भीलवाड़ा और किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, ये भीलवाड़ा ही है, ठीक है। महाराष्ट्र, सोलापुर और मालेगांव महाराष्ट्र में। तमिलनाडु मदुरई और सेलम, ठीक है।
हरियाणा में पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता है। इसके अलावा कुछ और भी जगह है जहाँ पे टेक्सटाइल सिटीज़ हैं या सॉरी पावर लूम्स हैं। लुधियाना, भिवंडी, इचलकरंजी, बुरहानपुर और इरोड। ठीक है। तुफ्स, तुफ्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुफ्स के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। ये पावर लूम्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको अच्छे से मॉडर्न तरीके से और ऊपर उठाने के लिए सपोर्ट था एक गवर्नमेंट का, जिसको 1 अप्रैल 1999 को लाया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन ऑफ टेक्सटाइल undergraduation of textile mills, government had launched technology upgradation fund scheme TUFS for textile and jute industries। देखो, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको और ऊपर ले जाने के लिए, उनमें मॉडर्नाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया, TUFS, टुफ्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लूम। मीरा सेठ समिति 1997 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। हथकरघा उद्योग से जुड़ी थी और इन्होंने हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया या करने का कोशिश किया। इसके अलावा नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, ये इंपॉर्टेंट है। ये हैंडलूम और पावरलूम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका फुल फॉर्म है। 12 जुलाई 1882, हेडक्वार्टर मुंबई में है इनका। इस बैंक की मदद से बुनकर जो वीवर्स को कम ब्याज पर लंबे समय के लिए लोन मिलता है, ये इनकी सुविधा के लिए बनाया गया था। इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो लोग अपना बुनकरी का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लूम्स लगाना चाहते हैं या हथकरघा उद्योग शुरू करना चाहते हैं या पावर लूम शुरू करना चाहते हैं, उनको लोन वगैरह देती है गवर्नमेंट नाबार्ड के तहत, कम ब्याज पर ज़्यादा समय के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मेरी थोड़ी तबीयत लो है और शायद कुछ दिन और रहेगी, ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। खैर, पर मेरा ट्राई इस बार ये है कि कमिटमेंट की है तो पूरी करनी है, सबको देना है वो चीज़ जो इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपके लिए खास कंटेंट बना रहा हूँ रोज़, और टाइम लगता है थोड़ा, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्पीड और बढ़ाऊँ। खास करके जब बाइलिंगुअल थोड़ा पढ़ाना हो तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, बट इंग्लिश वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। एटलीस्ट दे आर ऑल्सो स्टूडेंट। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबको सब चीज़ें टाइम पे मिले, बट थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और हेल्थ इशू मेरे साथ हमेशा रहता है। खैर, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, जितने मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उनको टाइम टू टाइम बनाते रहो। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी कोई गलती नज़र आती है कंटेंट में, तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। क्योंकि टाइपिंग करते हुए भी कभी कभी गलती हो जाती है कुछ कुछ चीज़ों की, तो आप गलतियों पे भी ध्यान दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, अच्छा बुरा जो भी आपको पसंद आता हो। सारे फीडबैक का वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन KVS। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।